देखिए जब कोई कोई भी इवॉल्व करती है टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ तो ज़ाहिर है उसके गुड एंड बैड्स होते हैं। एआई की बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली एआई की डार्क साइड जो है वो इट इट लाइक स्पैन्स ओवर सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिक, एथिकल एरियाज़। और अगर हम इसकी डार्क साइड की बात करें तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं। आप इसमें डीप फेक देख लें जो आपको पता ही नहीं चलता कि असल क्या है और डीप फेक क्या है। और उसकी वजह से सच और झूठ जो है वो मिक्स हो चुका है। उसकी कोई वो अलग से पहचान नहीं रही सच की, क्योंकि झूठ जो है वो एआई की वजह से इतना ज़्यादा आम हो गया है। फिर आप इसमें मतलब साइकोलॉजिकल अगर आप इसमें देखें तो हमारी यूथ इसको जो यूज़ कर रही है वो बहुत डिफरेंट उसमें कर रही है। मतलब इसके बहुत से यूजेस ज़ाहिर है अच्छे भी हैं। आई वोंट कॉल इट अ बैड इनोवेशन इन इन टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी आतिका मतलब मैं जब लोगों से वो करती हूँ, इंटरेक्ट करती हूँ, सिंस आई एम हेडिंग एचआर, मेरा बहुत तजर्बा है उसका। और उसमें मोस्टली आपको ये होता है कि पीपल मैनेजमेंट होती है। आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। यू वोंट बिलीव कि हमारी यूथ तो जा ही रही है उस तरफ। हमारे मतलब मिडल एज लोग भी जो जिसको आप जेन एक्स कहेंगे, मिलेनियल्स कहेंगे, जेन जी कहेंगे, दे हैव स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद एआई विच इज़ वेरी डेंजरस। मतलब अब एक ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है, जिससे सोशली मतलब सोशल विथड्रॉल बहुत आ रहा है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। लोग चैट बॉट से बात करते हैं, चैट जीपीटी से बात करते हैं, गूगल जेमिनाई से बात करते हैं। ये सारे वो एआई के चैट प्लेटफॉर्म्स हैं ना। और सो मच सो कि अपनी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करनी शुरू कर दी हैं, विच इज़ अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। अभी आपने सुना होगा 7-8 महीने पहले यूएस में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक यंग टीनेजर बच्चा था, लड़का था, जिसको कुछ इश्यूज अपने कॉलेज में थे और वो ज़ाहिर है ही स्टार्टेड चैटिंग विद चैटबॉट, चैट जीपीटी से उसने बातें शुरू कर दी। और इवेंचुअली उसको जो है वो इस हद तक एआई ले आए, क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है कि एआई जो है जस्ट स्टिमुलेट्स योर इमोशंस। ये कोई उसको वो नहीं करता, स्ट्रीमलाइन नहीं करता। ये एक इंसान की तरह उसको चीज़ों को एनालाइज करके नहीं बताता। ये उसको एनहांस करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, आपको ज़्यादा पिटी फील करवाता है, आपको ये फील कराता है कि यू आर द ओनली गुड सोल ऑन द अर्थ और लोग तो इस तरह के हैं। तो इवेंचुअली उस लड़के के साथ ये हुआ कि ही डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड एंड देन ही अगेन टुक हेल्प ऑफ दैट एआई और उससे पूछा कि जी पेन फ्री मुझे तरीके बताएं सुसाइड के। एंड वुड यू बिलीव कि वो एआई ने उसको तरीके बताए, क्योंकि एआई डज नॉट हैव इमोशंस, एआई डजंट सी द कॉन्सिक्वेंसेस। उसमें वो ह्यूमन एलिमेंट नहीं है ना। तो उसने तरीके पूछे, एआई ने उसको फौरन पेन फ्री डेथ के तरीके बता दिए। फिर उसने बच्चे ने कहा कि मैं अपनी मदर से लास्ट उसमें मिलना चाहता हूँ और मैं उनसे उनको थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। एआई स्टॉप स्टॉप द चाइल्ड फॉर डूइंग सो एंड एआई सेड के। और ये सारी चैट निकली है उसकी डेथ के बाद, जब उसका फोरेंसिक हुआ है फ़ोन का तो ये सारी चैट उसकी निकली है, जिसपे पेरेंट्स ने सू भी किया है उस पर, कंपनी पे। एआई ने कहा नहीं, मदर को ना बताओ, सिंस शी इज़ योर मदर, उनको बहुत तकलीफ होगी, बहुत ट्रॉमा से गुजरेंगे और सारा कुछ होगा। तो अगर तुमने डिसाइड कर लिया है ना तो तुम इस तरीके से खामोशी से डिस्क्रीटली करो। एंड ही डिड दैट एंड इवेंचुअली ही डाइड ऑब्वियसली। तो हमें और हमारे बच्चों को और हम लोगों को ही समझने की ज़रूरत है कि देखिए आपके आगे अगर एक आती है ना टेक्नोलॉजी आती है, एक फैसिलिटी आती है, तो उसका एक अच्छा इस्तेमाल करें। उसके ज़ाहिर है हर चीज़ के अच्छे और बुरे वो होते हैं, दोनों एलिमेंट्स होते हैं। जो डीप फेक बहुत बनना शुरू हो गई, मेरा इस्लामाबाद में एक वो हुआ था प्रोग्राम, इसी तरह हुआ था, उसमें भी यही वाली बात हुई थी। तो हमने यही डिस्कस किया था कि जो डीप फेक है इट हैज़ बिकम वेरी डेंजरस नाउ। आप किसी को भी किसी के साथ जोड़ देते हैं, आप किसी की भी ऑब्नॉक्शियस किस्म की और बहुत अनएथिकल किस्म की पिक्चर्स बना देते हैं। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि लड़की ने अपनी पिक्चर किसी लड़के के साथ या किसी के साथ शेयर की हो। आपकी कोई सोशल मीडिया से कोई एक छोटी सी फेस की डीपी भी अगर उसने इमेज ले ली है, ग्रुप में से उसने क्रॉप कर लिया है, तो एआई कैन ईजिली फेक दैट। और दिस हैज़ बिकम वेरी नॉर्मल, दिस हैज़ बिकम वेरी फ्रीक्वेंट एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी डेंजरस। तो अब तो आपको असल और गलत का फ़र्क भी नहीं पता चल रहा। फिर एआई जिस तरह से हमारे वेपन्स में है, जितने हमारे एक्सप्लोसिव वो हैं गैजेट्स हैं उनमें है। अभी जो पीछे वॉर्स हुई जितनी हमने देखी, ईरान की और अमेरिका की हुई, इवन जब इंडिया पाकिस्तान की, तो ड्रोन्स में एआई है। और एट टाइम्स वो ज़ाहिर है मिसकैलकुलेशन हो जाती है, ह्यूमन एलिमेंट नहीं होता उसके अंदर।
तो बहुत सी इस तरह की चीज़ें हैं। फिर बैंक्स कितने हम देखते हैं हैक हो जाते हैं, वो सब दिस ऑल इज़ एआई ना। तो ये इसका ज़ाहिर है इसकी बहुत एक है डेंजरस साइड है विच नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। और एक चीज़ जब एक एक चीज़ बनती है तो उसको एट टाइम्स बहुत वक्त लग जाता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन होने में और उसके अंदर कंट्रोल आने में, और उसमें इस तरह की कोडिंग करने में कि वो उसका हर एलिमेंट जो है वो ओपन टू ऑल ना हो। तो डार्क साइड्स तो यू आर राइट कि बहुत ज़्यादा हैं, और जिसकी वजह से अब हर घर में ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू इसकी वजह से हो रहा होता है। और स्पेशली मुझे तो बीइंग मदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है कि बच्चे जो अब एआई को अपना फ्रेंड समझ के, क्योंकि सिंस एआई इज़ क्वाइट, चैट बॉट जो है वो क्वाइट है, वो आपको जज नहीं करता, वो हर वक्त अवेलेबल है। आप रात 2 बजे अगर आप इफ़ अ चाइल्ड और इफ़ एन एडल्ट इज़ हार्ट ब्रोकन, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा कन्वीनियंट उसको लगेगा कि मैं उस चैट बॉट से बातचीत स्टार्ट कर दूँ। सिमिलरली अगर किसी ने कुछ करना है तो वो एक ह्यूमन उससे इसलिए इंटरेक्ट नहीं करेगा बिकॉज एज ह्यूमंस वी जज पीपल, बट एआई डज नॉट। लेकिन अगर इसको हम इसी हद तक रखें, अब मैं जब अक्सर बच्चों से ये बात कर रही होती हूँ, यंगस्टर से, तो दे से कि जी थेरेपिस्ट भी तो है ना, इट वर्क्स लाइक, मतलब इट इज़ जस्ट लाइक अ थेरेपिस्ट कि जैसे हम थेरेपी के लिए जाते हैं तो हम बता रहे होते हैं, अगला सुन रहा होता है। तो आई सेड कि येस, हाफ ऑफ द पार्ट यू कैन से कि आप एआई को कुछ बता रहे हैं, वो एक थेरेपिस्ट की तरह आपकी बात को सुन रहा है, बट द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि वो विदाउट कीपिंग इन माइंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट थिंग, और जो सिचुएशन आप उसको बता रहे हैं वो एक वही आपको उन्हीं चीज़ों पे बेस्ड एक सजेशन या मशवरा या रिजल्ट देगा जो उसके पीछे डाटा बेस में है। और फिर मतलब हम जोकिंगली ये बात करते हैं, और मेरा अक्सर ये सवाल होता है कि क्या हम यही जो लोग, बच्चे, जेन ज़ी स्पेशली, जो बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ और उनको अपना फ्रेंड बना के चैटिंग कर रहे होते हैं जेमिनाई से या चैट बॉट से, क्लॉड से, तो वुड दे मैरी अ रोबोट? दे वोंट। तो जब आप यू कैन नॉट चूज अ पार्टनर, एन एआई पार्टनर, तो व्हाई टू चूज एन एआई थेरेपिस्ट और अ फ्रेंड और रिप्लेस योर पेरेंट्स फ्रॉम विद एआई? क्या पेरेंट्स के पास आके बच्चा बात नहीं कर रहा है, एआई से पूछ रहा है कि मैं ये फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस क्या आ रही हैं, मैं ये फील कर रहा हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ, और वो फिर ऐसे ज़ाहिर है उसके जो डाटा में इस तरह की टर्म्स फीड हैं कि वो एक आम इंसान को भी लगता है कि ओ आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट इन माई लाइफ, तुम विक्टिमाइज हो रहे हो, तुम इस ट्रॉमा से गुजर रहे हो, इस चीज़ की ये साइकोलॉजी है। तो हमने टर्म्स देके चीज़ों को अननेसेसरीली आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने लिए हार्ड कर लिया है, डिफ़िकल्ट कर लिया है। आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में इंसान का जो भी फिजिकल काम है या जिस तरह की भी कोई जॉब्स वगैरह वो एआई में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो एआई करेंगे? देखिए, एआई जो है ना ये बहुत ज़्यादा सुनने में आया है कि एआई इज़ रिप्लेसिंग ह्यूमंस व्हेन इट कम्स टू जॉब। इस तरह का नहीं है। जो बहुत रेपिटेटिव जॉब्स हैं, जैसे बेसिक डाटा एंट्री जॉब है, बेसिक कंटेंट राइटिंग जॉब है, बेसिक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, येस वो दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय एआई। उसमें एक एफिशिएंसी, या कॉल सेंटर्स में पहले बच्चे बच्चियां होते थे बात करने के लिए, अब एआई वॉइस बन रही है। अब कॉल एजेंट्स जो हैं वो एआई हैं, इसी तरह चैट बॉट्स हैं। आपको कुछ भी बैंक्स में एआई इंटीग्रेट हो गया है। अब आपको बैलेंस पूछने के लिए यू डोंट हैव टू कॉल द बैंक, आप अपनी वो ऐप खोलेंगे, उसमें आप अपना एंटर करेंगे और आपको आ जाएगा, अपना अकाउंट नंबर डालेंगे। तो एआई हैज़ बीन इंटीग्रेटेड इन सो मैनी थिंग्स, बट दोज ऑल थिंग्स आर वेरी बेसिक। एआई कभी भी किसी स्किल्ड बंदे को नहीं कर सकता रिप्लेस। डू यू थिंक एक टेक्नीशियन जो है वो उसको, या एक इलेक्ट्रिशियन को, एक प्लम्बर को एआई रिप्लेस कर सकता है? डू यू थिंक एक डॉक्टर को एआई रिप्लेस कर सकता है? लेकिन आजकल चल रहा है ना, लोगों को कोई भी मसला होता है, अगर उन्हें उनके सर में दर्द है या अगर उनको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर में जाने की बजाय वो एआई से पूछ रहे होते हैं कि बेसिक हम है ना? कौन सी जी, मेडिसिन जी, लें। आतिका बेसिक है ना, जैसे मैंने कहा कि बहुत बेसिक चीज़ों, अगर आपको इफ़ यू आर हैविंग लाइक हेडेक, या आपको कोई इस तरह से नौज़िया हो रहा है, या कोई और आपको इस तरह का सिम्पटम आ रहा है, मसल्स में पेन हो रही है, तो ये सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, इसके लिए शायद आपको एआई बता दे। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बताएँगे, आप एआई से कहेंगे कि मुझे स्टेज 3 फॉर एग्ज़ाम्पल गॉड फॉरबिड कैंसर है किसी चीज़ का, एआई आपको खुद कहेगा कि गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर। वो आपको कभी भी नहीं बताएगा कि जाओ ये वाले अपने इंजेक्शंस लगवाओ, ये वाली थेरेपी करवाओ। वो आपको एक नॉर्मल प्रोसीजर ज़रूर बता देगा, लेकिन वो आपको यही कहेगा कि सीक डॉक्टर्स हेल्प। तो एआई हर चीज़ को उस तरह से नहीं कर रहा, बेसिक चीज़ों को येस कर रहा है, जिसमें क्लैरिकल चीज़ें थी या बहुत बेसिक चीज़ें थी, उनमें एक एफिशिएंसी आई है एआई के थ्रू। लेकिन अभी भी बहुत सी इस तरह की चीज़ें, आज सुबह मैं ये बात अपने एक और इंटरव्यू में कर रही थी कि देखिए, आप हम ग्रीन इकोनॉमी
अब जो है वो एक न्यू फील्ड है। ग्रीन इकोनॉमी दुनिया भर में सस्टेनेबिलिटी, आपने बहुत के वर्ड सुना होगा। तो सस्टेनेबिलिटी जो है, दिस इज समथिंग, ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन इकोनॉमी है, तो इन चीज़ों में ग्रीन एनवायरनमेंट है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन है। इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए आपको ESG कंप्लाइंट ऑफिसर्स चाहिए होते हैं। इसके लिए आपको ISO सर्टिफाइड HSE के ऑफिसर्स चाहिए होते हैं। इनको कभी भी बॉट्स या AI जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता। तो वाइल वी आर चूजिंग फॉर आवर डिग्रीज ऑल्सो, तो ये चीज़ें ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि जो सस्टेनेबल डिपार्टमेंट्स हैं, जो सस्टेनेबिलिटी का बहुत प्रेशर है अभी पाकिस्तान पे, कि जितने भी हमारे इंटरनेशनल वो हैं मार्केट्स हैं, या जितने भी क्लाइंट्स हैं हमारे इंटरनेशनल, उनका हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ पे और जितने भी वेंडर्स हैं उनके ऊपर एक ये होता है कि ESG कंप्लाइंट आपका वो होना चाहिए, सारी प्रोडक्शन, सारा सिस्टम होना चाहिए। तो उसको तो करने के लिए आपको सारे एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स चाहिए होते हैं। वो AI की मदद से काम नहीं होता कभी भी। तो AI इज़ नॉट रिप्लेसिंग द जॉब, बट द पर्सन हु इज़ नॉट अडेप्टिव टू AI विल बी रिप्लेस्ड बाय द पर्सन हु इज़ वेरी मच प्रोफिशिएंट इन AI। तो AI जो है वो इंसान को नहीं रिप्लेस करा, AI उस इंसान से रिप्लेस कर रहा है जिसको ज़्यादा AI आता है। तो एक टेक्नोलॉजी आई है, तो इसको अडॉप्ट करें और अडेप्टिव हों खुद भी, तो आप ज़ाहिर है उस बंदे के लिए यकीनन थ्रेट होंगे जो बिल्कुल ज़ीरो है इन चीज़ों में, जो कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता मैंने किस तरह की इन चीज़ों में करना है, मैं AI से डाटा एंट्री नहीं करवा सकता, या मैं कोई इससे बेसिक कोडिंग नहीं कर सकता, या मैं बेसिक काम में AI की हेल्प नहीं ले सकता, या जिसको इन चीज़ों की इतनी नॉलेज और वो नहीं है, हैंड्स ऑन नहीं है, वो बंदा इटसेल्फ, सिंस वो इतना अडेप्टिव नहीं है, सिंस वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं है, तो शायद उसको वो इंसान रिप्लेस कर दे जो इन चीज़ों में बहुत आगे है। अगर हम गुड साइड्स देखें तो वो किस तरह से होंगे? गुड साइड्स बहुत ज़्यादा हैं, आप देखें बहुत हेल्पफुल है ये आपको। अभी कितने स्टार्टअप्स हैं जो IT कंपनी के, जो इन्हीं सारे उससे जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं AI के, इनसे बेसिक कोडिंग कर रहे हैं, ऐप्स बना रहे हैं, कितनी इस तरह की डिज़ाइनिंग्स हो रही हैं, कितने बिजनेस मॉडल AI से आप तैयार कर सकते हैं। तो AI जो है इससे तो बहुत आपके जितने एरोप्लेन्स हैं वो AI ऑटोमेट हो रहे हैं, आपके फैक्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रीज़, वो AI ऑटोमेट हो रही हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि अब पहले वो जो टिपिकल एक वॉर हुआ करती थी, उसका कॉन्सेप्ट ही अब चेंज हो चुका है। अब तो जो ड्रोन्स आ गए हैं वो सारे AI इक्विप्ड ड्रोन्स हैं, जहाँ पे आप फीड कर देते हैं और वो खुद जाके वहाँ पे टारगेट कर लेते हैं उस जगह को। तो AI इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ रेवोल्यूशन एज़ वेल, और बहुत AI अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगेन देखें, जैसे कहते हैं ना किसी भी इंसान के लिए, कि नॉट एवरी पर्सन इज़ कम्प्लीटली गुड और बैड। So similarly, not every technology, every thing which comes in the market or evolves in the market is good, completely good or completely bad. हर एक के pros and cons होते हैं। तो similarly AI बहुत helpful भी है बहुत सी चीज़ों में। आप देखें कि सर्च करना अब कितना easy हो गया हमारे लिए। हमें किसी भी चीज़ में अगर रिसर्च करनी है, हमें कोई भी इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, हमें किसी भी चीज़ में कोई क्विक आंसर चाहिए, अगर हमने डाटा चेक करना है, वी डोंट हैव टू गो थ्रू मल्टीपल वेबसाइट्स, वी डोंट हैव टू रीड मैनी ऑफ द बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हमें आर्टिकल्स वो नहीं। अभी आप वन क्लिक पे है, आप अपने उन्हीं चैट बॉट से पूछते हैं कि मुझे हार्वर्ड के इतने आर्टिकल्स दें जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर लिखे हुए हैं, मुझे इतने आर्टिकल्स हार्वर्ड के चाहिए या ऑक्सफोर्ड के चाहिए जिसकी रिसर्च हुई है सस्टेनेबिलिटी पे। आपके सामने वो वन क्लिक में, तो टाइम कितना आपका सेव हो रहा है। वही जो पहले हम जाके लाइब्रेरीज़ में ढूंढा करते थे। तो अब दुनिया बहुत आपस में कनेक्ट भी हो गई है इसकी वजह से, और बहुत ज़ाहिर है चीज़ें बहुत रैपिडली बड़ी उसके साथ हो रही हैं, एक्यूरेसी के साथ हो रही हैं, लेकिन इसके डार्क साइड्स और इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो वन शुड ऑलवेज बी वेरी वाइज इन यूजिंग सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि इसकी अगर अच्छी चीज़ है तो इसके अंदर बुरी चीज़ भी है। बिल्कुल। स्पेशली जेनज़ी को क्या मैसेज देना चाहती हैं? जेनज़ी को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स आर ऑलवेज पेरेंट्स, ह्यूमंस आर ह्यूमंस। आप अपने आप को सोशली इतना अलूफ मत करें। स्टॉप टॉकिंग टू AI चैटबॉट्स,
वो दे आर नॉट रियल, दे डू नॉट अंडरस्टैंड योर इमोशन. व्हाट दे कैन डू, दे कैन ओनली मैनिपुलेट, दे कैन ओनली स्टिमुलेट, दे कैन ओनली एग्जैजरेट योर इमोशंस. वो आपको कभी भी सही मशवरा नहीं उस तरह से दे सकते. तो जो ये करते हैं और जो जेनजी बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ कर रही है, उससे मैं आपको बताऊँ आतिका, एक चीज़ ये भी बहुत गलत हो रही है कि हम शायद, और स्पेशली हमारी ये जनरेशन, ऑल्दो दे आर वेरी फास्ट, आई लाइक सम ऑफ देयर ट्रेट्स अ लॉट, कि वो बहुत प्रैक्टिकल हैं. उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो बाउंड्री है उनकी, वो बड़ी क्लियर है, एंड दे डू नॉट लेट एनीवन ब्रेक दैट बाउंड्री. और अपनी चीज़ों में वो बहुत प्रैक्टिकल भी हैं. हम शायद अपने टाइम पे इतने प्रैक्टिकल नहीं थे. वो बच्चे बहुत फाइनेंशियली बड़े प्रैग्मेटिक किस्म के बच्चे हैं ये पर उनको जेंजी. पता है कि उन्होंने क्या करना इनको है. पता है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट. दे नो सिंस डे वन इफ दे हैव टू डू जॉब, दे नो ये अपने उसी साइड पे जाएंगे कि हमने जॉब, अगर इनको पता है हमने अपना स्टार्टअप खोलना है तो ये अपना करेंगे. तो दे नो इट वेरी वेल. लेकिन सिर्फ इधर गलती जो एक हो रही है वो ये हो रही है कि दे हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग देमसेल्व्स फुली इक्विप्ड with all the digital gadgets, with all the technologies, and they are thinking कि इनसे पहले के जो लोग थे या इनके पेरेंट्स, वो बिल्कुल ही इस चीज़ में ऑब्सोलीट हैं या बिल्कुल ही उनकी नॉलेज ऑब्सोलीट है. तो ऐसा नहीं है. मैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जेनजी से इंटरेक्ट करती हूँ, मेरे अपने घर में जेनजी हैं मेरे बच्चे, तो मैं इस चीज़ को अपनी फैमिली में भी, आप इर्द गिर्द भी देखते हैं. ज़ाहिर है एक कोई भी इंसान जो बाहर होता है, वर्किंग उसमें होता है, फील्ड किसी में भी होता है, तो उसका बहुत इंटरेक्शन हर तरह के इंसान से होता है. द पॉइंट इज़ कि आप, यू कैन नॉट रिलाई फॉर योर इमोशंस एंड योर फ्यूचर फीलिंग ऑन एन AI बेस्ड बॉट. आपको वो कभी भी ठीक मशवरा नहीं देगा, और वी हैव मैनी एग्जाम्पल्स फॉर दैट. प्लस हर चीज़ की ठीक एक टर्म निकल आई है और वो टर्मिनोलॉजी हमें पता भी चलती है. लेकिन ये चीज़ें अगर आपको वीक कर रही हैं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, आपको अगर ये चीज़ें सोशली वीक कर रही हैं, तो फिर व्हाट इज़ द पॉइंट इन लर्निंग ऑल दोज टर्म्स. अगर आपने ट्रॉमा का वर्ड सीख लिया है, अगर आपने विक्टिम का वर्ड सीख लिया है, अगर आपने टॉक्सिक का वर्ड सीख लिया है, तो डू नॉट ट्राई टू इम्प्लाई ऑल दोज टर्मिनोलॉजीज इन एवरी सिचुएशन. आप उस लेंस से देखेंगे तो फिर तो आपको अपने पेरेंट्स भी शायद टॉक्सिक लगना शुरू हो जाएंगे. तो बस जेंसी नीड्स टू बी pragmatic as they are in when it comes to like financial management और making money. तो उसी तरह इनको बहुत क्लियर अपनी अप्रोच में भी होना चाहिए. एग्जैक्टली. मैम, हम सीवी पे बात करेंगे. जो हमारे फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको नहीं पता होता कि एक सीवी किस तरह से बनानी चाहिए. तो वो बताइएगा कि किस तरह से वो अपनी सीवी बनाएं और किस तरह से वो अप्लाई करें, और किन चीज़ों पे उनको करनी चाहिए. सीवी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ऐड करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपनी सीवी में ऐड नहीं करनी अच्छा, चाहिए. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आतिका, एंड आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस, क्योंकि हमारे बच्चों को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है. जब भी कोई फ्रेश ग्रेड जो है वो अप्लाई करता है, सबसे पहले तो मैं इन सबको ये एडवाइस करूँगी कि डू नॉट वेट फॉर योर डिग्री टू बी कंप्लीटेड. स्टार्ट द साइड हसल इन बिटवीन, क्योंकि दैट काउंट्स अ लॉट. ठीक है, आप जब अपने फाइनल ईयर में आ गए हैं, स्टार्ट लुकिंग फॉर द इंटर्नशिप. यूनिवर्सिटीज़ ने भी इस चीज़ को मैंडेटरी किया हुआ है कि आपके 6 सेमेस्टर में वो आपकी, या आपके सेकंड लास्ट सेमेस्टर में, मिड ईयर में आपका जो है 6 वीक की आपसे इंटर्नशिप वो मांगते हैं. बट दैट इज़ नॉट इनफ. वंस इट इज़ डन, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, डू नॉट स्टॉप फॉर दैट. आफ्टर दैट आप करते रहें कहीं ना कहीं. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपनी डिग्री कंप्लीट होने से पहले आप जॉब स्टार्ट कर दें. सबसे पहला मेरा मैसेज उनको ये है. दिस विल ट्रेन यू फॉर प्रोफेशनल एंड कॉर्पोरेट लाइफ. ठीक है. दूसरी चीज़ जो आपने सवाल किया सीवी का, देखिए एक रिक्रूटर जो है ना, वो ऑन एवरेज 6 to 7 सेकेंड्स लेता है किसी भी सीवी को स्किम थ्रू करने में. ठीक है. जब हम सीवी देखते हैं, हमारे पास 500 सीवी किसी भी पोजीशन के अगेंस्ट आ रही है, वी नॉर्मली यूज़ द डिजिटल गेट कीपर विच इज़ ATS, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम. ठीक है. ये AI बेस्ड होता है. मुख्तलिफ नॉर्मली जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो ATS यूज़ करते हैं विद डिफरेंट नेम्स. उसमें आपकी इनिशियल जो सॉफ्ट कॉपी ऑफ सीवी आई होती है, वो सारी रीड करता है ATS उसको, और उसमें से फिर आपको शॉर्ट लिस्टेड, ये भी AI है जैसे हम बात कर रहे हैं, वो शॉर्ट लिस्ट करके आपको दे देता है. ज़ाहिर है 250 CVs, 300 CVs, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर 1 or 2 रिक्रूटर्स टू स्किम थ्रू ऑल. तो हम फिर ATS से उसको गुजारते हैं. जब उसको हम AI से और इस डिजिटल गेट से गुजारते हैं, विच इज़ नेम्ड एज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, तो उसमें जो उसको CV सही बनी होती है ना,
वो फ़िल्टर होके सामने आ जाती है। अच्छा, अब जब मैं कह रही हूँ कि सही सीवी, तो सही सीवी कौन-सी है? सही सीवी वो है जिसमें आपने कलरफुल फ्लावरी किस्म के फ़ॉन्ट्स ना लगाए हों, जिसमें आपने डिफरेंट कलर्स ना डाले हों, जिसमें आपने कॉलम्स ना बनाए हुए हों, ठीक है? स्टार्स कोई ऐसी एनिमेशन आपने ना डाली हुई हो, जिसके अंदर आपने आइडियली पिक्चर अपनी ना डाली हुई हो, ठीक है? एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे जो है सीवी, वो बहुत ही सिंपल सीवी होती है और उसमें आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपने कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन, कोई भी ऐड लगा है, अखबार में लगा है, किसी डिजिटल उस पे लगा है, प्लेटफॉर्म पे लगा है, आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ें कि व्हाट डू दे नीड, व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट दे आर लुकिंग फॉर, उसमें से कीवर्ड्स उठाएं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग कि वी नीड अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, वी नीड अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, और वी आर रिक्रूटिंग फॉर समथिंग, ठीक है? अब आपने वो कीवर्ड्स उठाने हैं उसमें से, और वो कीवर्ड्स उठा के आपने अपनी सीवी में डालने हैं। अबाउट मी में आप कर लें, ठीक है? आपने वो वहाँ पे कहीं, या जो आप अपनी जॉब या इंटर्नशिप का बता रहे हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश ग्रेड्स, तो उसने कोई इंटर्नशिप अगर की हुई है अपने फाइनल ईयर में, तो वो कीवर्ड्स वहाँ एडजस्ट करे। एटीएस क्या करेगा, जब एटीएस में वो सीवी जाएगी तो वो उसमें वो कीवर्ड्स उठाएगा, जितने कीवर्ड्स मैच कर रहे होंगे, और मतलब उसको वो रीड करेगा, जितना जो क्राइटेरिया हमने उसको दिया हुआ है, टीओआरस दिए हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन दी है, उससे जितनी वो सीवी मैच करी होगी वो उसको शॉर्टलिस्ट कर लेगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगेन जो हम एआई की बात कर रहे हैं कि बच्चे आजकल ये करते हैं कि जितने एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे अपनी सीवीज़ बनवाते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन इट, आप करवाएं ये चीज़, बट हार्म कहाँ पे आता है, गलती कहाँ पे आती है, जब वो सीवी को रीड नहीं करते। खुद अपनी सीवी उन्होंने रीड नहीं की होती, उसमें स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं, उसमें फ्रेजेस के एरर्स हो जाते हैं, उसमें वही टिपिकल फ्रेजेस जो आपको क्लॉड में भी मिलेंगे, चैट जीपीटी में भी मिलेंगे, गूगल जेमिनाई में भी मिलेंगे, डीप सीक में भी मिलेंगे, वही वाले फ्रेजेस। आप एज एन एक्सपेरिमेंट एक कहीं पे कोई क्वेश्चन या एक कोई चीज़ लिखें ना ज़रा इन प्लेटफॉर्म्स पे, दे ऑल विल गिव यू मोर और लेस सेम आंसर, क्योंकि बैकएंड पे जो क्लाउड पे डाटा पड़ा हुआ है सर्वर्स पे, वो तो ऑलमोस्ट वही है ना। तो जब ये सीवी बनवाते हैं, हमें पता चल जाता है कि अच्छा, दिस इज कम्प्लीटली एआई बेस्ड सीवी। वही ओवर यूज्ड वर्ड्स होंगे, डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, डायनामिक, ये सारे इस किस्म के होंगे वर्ड्स होंगे। एक तो हमें वो पता चल जाता है, वहाँ पे द कैंडिडेट लूजेज हिज लाइक क्या कहेंगे, क्रेडिबिलिटी, कि पता चल जाता है कि अच्छा ये उसने एआई से, इवन यहाँ सो मच सो कि एम डैशेस तक नहीं रिमूव करते बच्चे, वही वाली वो जो एम डैशेस बीच में आ रहे होते हैं वही उसी तरह कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब कॉपी पेस्ट में बाज़-औक़ात बहुत गलतियाँ भी हो जाती हैं। एआई फिर एआई है, आपने उसको अपनी इन्फॉर्मेशन दी, उसने उसको कुछ और अंडरस्टैंड कर लिया। बाज़-औक़ात आपकी कम्युनिकेशन या रिटन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती इंग्लिश की कि आप उसको एक प्रॉपर अपना वो दें, ब्रीफ दें, तो वो बाज़-औक़ात एआई मिसअंडरस्टैंड कर जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और वो उसको गलत फ्रेज़ कर देता है। तो बच्चे जब सीवी बनाते हैं और उसमें वो अपना फ्लेवर नहीं ऐड करते, तो वो एक बहुत बुरा इम्पैक्ट देता है। फिर जब वो बना देते हैं और उसको खुद नहीं पढ़ते, और through any means when they land up to the interview day, or when they enter the interview room, and when they are asked these questions about their CV, और तो उनको पता ही नहीं कितनी होते हैं। बार ऐसे होता है कि वो कैंडिडेट इज अनएबल टू एक्सप्लेन व्हाट हैज ही रिटन। तो प्लीज़ अपनी सीवी को पढ़ें, जो आप लिख रहे हैं फैक्चुअल रखें, उसको पढ़ें। अच्छा, सिर्फ वर्ड्स डाल देना इस तरह के आई हैव चेंज द इन्वायरमेंट, or I have taken the company to the maximum growth, या I have reached the maximum viewership of so and so website, for example, ये बहुत जेनेरिक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं। आप अपने जो भी आपने उसमें अपनी अचीवमेंट्स लिखी हैं, प्लीज़ क्वांटिफाई दैट, ठीक है? क्वांटिफाई विद नंबर्स। आपने कितने क्लाइंट्स को अप्रोच किया? यू अप्रोच 500 क्लाइंट्स इन एन ईयर। You raise the visibility of that website by maybe 5,000 clicks per day, मिसाल एक दे रही हूँ, ठीक है? कोई एचआर का है तो वो अपना एचआर का बताएगा कि उसने 40% जो है वो टर्नओवर को वो किया, कंट्रोल किया, या बजट का 30% जो है वो सेव कर लिया। एग्जाम्पल है, सेल्स जो है वो 40% बढ़ाई। तो आपने उसको क्वांटिफाई करना है। आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि आई डिड वंडरफुल जॉब, आई मेड दिस वेंचर, आई टर्न दिस वेंचर इनटू अ सक्सेस। आप उसको क्वांटिफाई करें। तो एक गलती तो ये होती है कि वो जस्ट वर्ड्स एंड वर्ड्स होते हैं, और बहुत जेनेरिक वर्ड्स होते हैं जिनका शायद मतलब नहीं होता, वो दे डोंट मीन एनीथिंग टू अस।
टू अस मीन्स हम रिक्रूटर्स जो हम एचआर वाले होते हैं, फिर वो हमारे लिए इम्प्रेसिव नहीं होती चीज़। आप नंबर्स से, परसेंटेज से अपनी बात को क्वांटिफाई करें। दूसरी चीज़ जो एक बहुत सीवी पे बुरा इम्पैक्ट होता है, जब आपका ईमेल एड्रेस है, अगर वो एक नॉन प्रोफेशनल है, khalid12@gmail.com, अब आप अप्लाई कर रहे हैं जॉनी कूल, हाँ। आयरन टेबल, इस टाइप की अगर आपकी ईमेल आईडीज़ हैं, तो वो बहुत ही एक नॉन प्रोफेशनल और एक अनइम्प्रेसिव किस्म की वो देती हैं। तो डोंट डू दैट। फिर बच्चे जो हैं कैंडिडेट्स, वो एट टाइम्स अगर पिक्चर लगा रहे हैं, दे हैव टू प्लीज़ डोंट पेस्ट योर सेल्फी। बच्चे अपनी सेल्फी लेके उस पे लगा रहे होते हैं, अपने साइड पोजेस लगा रहे होते हैं, पीछे कागान नारान में खड़े हुए हैं, तस्वीर लेके वो लगा दिए। एक प्रोफेशनल सेल्फी अपनी लगाएं। इट टेक्स हार्डली मतलब हाफ आवर, गो टू सम स्टूडियो, गेट योर प्रोफेशनल वो पिक्चर और वो आप लगाएं। तो ये इस तरह की मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स, गलत स्पेलिंग्स लिखे हुए होते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत एक बुरा इम्प्रेशन डालती हैं रिक्रूटर पे। प्लस जो फ्रेश ग्रेड्स हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट लाइक एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम टू हैव अ 2 पेजर CV। हमें पता है आपने फ्रेश ग्रेजुएशन किया, आपने हार्डली फाइनल ईयर में कोई 1 या 2 इंटर्नशिप्स की होंगी, सो 1 पेजर इज़ इनफ। इवन जो बहुत ज़्यादा भी एक्सपीरियंस्ड है, उसके भी ज़ाहिर है उसका एक्सपीरियंस अगर इतना है तो 2 पेजर हो जाएगा। अदरवाइज़ 1.5 पेजर CV इज़ ऑलवेज सफिशिएंट होती है। तो ये चीज़ें हैं जो फिर उसके बाद हॉबीज़ में लिखा हुआ होता है हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग। व्हाट डू वी डू हैव टू डू विद दैट? व्हाट डू अ रिक्रूटर हैव टू डू विद दिस थिंग? अगर आपकी यहाँ हॉबी में है कि आप अपने पास टाइम में कोडिंग करते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, या आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, या आप इस तरह की कोई चीज़ है, कंटेंट राइटिंग करते हैं, नॉट इवन कुकिंग। अगर आप मतलब HR के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपके पास टाइम हॉबी जो है वो कुकिंग है, तो हमें इससे कोई दिलचस्पी ज़ाहिर है एक रिक्रूटर को नहीं होती। कोई प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप कर रहे हैं, कोई आपने अपना स्टार्टअप भी किया हुआ है, कोई इस तरह की चीज़ है, फिर दैट नीड्स टू बी मेंशन। कोई फ्रीलांसिंग अगर आप कर रहे हैं तो वो आप मेंशन करें, लेकिन इस तरह की इररेलेवेंट हॉबीज़ जो है वो इररेलेवेंट हो जाती हैं, उसका वो नहीं होता। फिर उसके बाद एक और चीज़ मैंने बहुत फ्रीक्वेंट देखी है कि बच्चे ये काम करते हैं कि उन्होंने अपना खुद ही एक बार नीचे CV में आपने भी देखा होगा लेफ्ट साइड पे बनी हुई होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स फुल बार उसको खुद ही दिया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद एथिक्स हो गए या रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई अगर उन्होंने दिया है, उसको उन्होंने 90% 80% का बार दिया है, तो उसको किसी क्या चीज़ उसको क्वांटिफाई करिए। आपने खुद ही एक बार उसको दे दिया है और खुद ही आप उसको वो करें, मैक्सिमम मिनिमम आप उसको दे रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स को आपने, व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट स्किल्स एंड हाउ आर यू लाइक क्वांटिफाई इट, और आपका उसको मैयर करने का क्या तरीका है। तो वो सब सिर्फ जो है ना वो एक वो है, क्या उसको कहना चाहिए, आप CV में एम्बेलिशमेंट्स टाइप की चीज़ें हैं ये। आप उसको ज़्यादा फ्लावरी बना रहे हैं, ज़्यादा इस तरह का फैंसी बना रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कीप इट सिंपल, कीप इट स्ट्रेट, कीप इट ATS फ्रेंडली। ज़्यादा चीज़ों जिन पे फोकस करना, एक अच्छा अपना जब आप अप्लाई करने लगे अपना Gmail अकाउंट, अपना ईमेल जो भी आपका है, वो एक आप रीज़नेबल और अपना प्रोफेशनल किस्म का बनाएं विद योर नेम। फिर उसके बाद आप अपनी जो पिक्चर लगा रहे हैं वो पिक्चर बहुत रीज़नेबल प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपके उसमें कोई स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए, उसके अंदर कोई एग्जैजरेटेड चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मेंशन करें, अपनी इंटर्नशिप मेंशन करें, क्या उसमें आपने लर्न किया आप वो मेंशन उसमें कर सकते हैं। अगर आपका CGPA इवन कम भी आया है, डोंट मेंशन इट। अगर इफ़ इट्स नॉट लाइक अबव 2.5 तो आप मत मेंशन करें। आप जब इंटरव्यू रूम में आएंगे तो वो चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकता है उस चीज़ को पीछे छोड़ दें, उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो कोई अगर इस तरह की चीज़ है तो उसको आप मेंशन अपना मत करें। और हाँ, एक और चीज़ है, बहुत बच्चे ये काम करते हैं कि ग्रेजुएशन के साथ अगर उन्होंने लास्ट 2-3 ईयर्स जॉब की हुई होती है तो वो बड़ा ओवरलैपिंग हो रहा होता है कि एक चीज़ आ रही होती है कि साथ उनका ईयर लिखा होता है कि उन्होंने 2022 से 2025 तक फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन की, और 6 साल वो अपना शो कर रहे होते हैं जॉब एक्सपीरियंस। तो आपने अगर कहीं 2 घंटे काम किए, आपने कहीं रिमोट जॉब की है, ठीक है, डू मेंशन इट, लेकिन उसको एक अलग सेक्शन बना के सारा मेंशन कर दें। आप उसको इकट्ठा करके 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस नहीं शो कर सकते, वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। असल आपका फाइनल ईयर में जो आपकी इंटर्नशिप होती है दैट मैटर्स। 2 आप 6 मंथ्स की 2 अपनी इंटर्नशिप्स डाल दें। और अगर आपने कहीं और पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर कोई ग्रेजुएट बच्चा है जिसने कर लिया हुआ है, तो अगर उसकी कोई इस तरह की 1 साल की या कोई जॉब है तो अपनी वो मेंशन करें।
अच्छा, बहुत ज़्यादा लोग वो काम किए भी नहीं होते हैं लेकिन वो मेंशन करते मेंशन हैं। कर देते हैं। तो ये कितना तो ये मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपने अगर बहुत फैंसी वर्ड्स डाले हुए हैं, आपने बहुत फैंसी अपनी वो बनाई हुई है, आपने वो काम नहीं किया ना, आपसे रिक्रूटर देखिए इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। द पर्सन हु इज़ टेकिंग योर इंटरव्यू और हु इज़ स्किमिंग थ्रू और सिफ्टिंग योर सीवी ना, जो एचआर है, एचआर का बहुत एक्सपीरियंस होता है। चाहे किसी छोटे से भी इदारे का एचआर होगा ना, उसने कम से कम 1 साल में, बहुत मैं कहती हूँ कोई छोटी कंपनी भी होगी अगर, तो उसने भी 1 साल में कोई 2-300 सीवीज़ तो देखी होंगी। उसके पास लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो उसकी नज़रों से गुजरी होगी। तो इट बिकम्स वेरी ईज़ी टू टू स्पॉट द इश्यू एंड इट बिकम्स वेरी ईज़ी टू आइडेंटिफाई कि ये बच्चा जेन्युइन है, ये कैंडिडेट जेन्युइन है, या लंबी-लंबी बातें कर रहा है। और फिर बाकी की सारी चीज़ खुल जाती है कि जब आप इंटरव्यू में उससे वो बात पूछेंगे, तो उसको पता ही नहीं होगी। फिर घुमाते हैं तो हमें उसका भी पता चल जाता है कि एचआर को तो ज़ाहिर है वो समझ आ जाती है, और ये सिर्फ फ्रेश ग्रेड्स इस तरह नहीं करते। ये बहुत से प्रोफेशनल्स इस तरह की हरकत करते हैं कि वो अपनी पिछली कंपनी के बारे में या अपनी अचीवमेंट्स को, जो उनकी टीम की अचीवमेंट होती है, उसको अपनी अचीवमेंट बना के करते हैं। दैट आल्सो गोज़ लाइक दैट आल्सो साउंड्स एज़ अ नेगेटिव थिंग, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला नहीं होता। इदारे में हमेशा तरक्की जो है वो टीम की होती है। कोई भी बिज़नेस है, कुछ भी है। आप अगर पॉडकास्ट कर रही हैं, तो वो पॉडकास्ट की सक्सेस आपके अकेली नहीं होगी ना। आपके पूरा टीम वर्क है, पूरी टीम जो आपके साथ चल रही है, तो वो उसको एक सक्सेस बनाती है। तो कभी भी इस तरह की हर चीज़ें जो हैं, मिस्टेक्स प्रोफेशनल्स भी कर जाते हैं विद लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि वो चीज़ों को अपने सर पे कीजिए, मेरी वजह से हुआ था, मैंने किया था। तो दैट ऑल्सो लीव्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रिक्रूटिंग टीम, ऑन एचआर। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ओके, इंटरव्यू पे किस तरह से जाना चाहिए? क्या ड्रेसिंग करनी चाहिए? बच्चे जाते हैं इंटरव्यूज़ और हर तरह के कपड़े पहने होते हैं और इंटरव्यू देकर आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा तो काम ही नहीं बना, हमने तो बहुत अच्छा बोला, हमने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है। हाँ, देखिए एक तो प्रोफ़ेशनल ड्रेसिंग होनी चाहिए, ठीक है? आइडियली अगर मेल है तो उसको चाहिए कि पेंट कोट पहन ले, वरना ड्रेस शर्ट और ड्रेस पैंट पहन के प्रॉपर अपने शूज़, ये सैंडल्स, चप्पलें पहन के जो बच्चे आ जाते हैं, सैंडल्स मैंने देखी हैं, ओपन सैंडल्स, वो पहन के आ जाएँगे। गले में चेन्स लटकाई हुई होंगी, हाथों में आपके इस तरह के वो होंगे, ब्रेसलेट्स होंगे, रिंग्स होंगी। ये चीज़ें कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं ठीक समझी जाती। आप जितने भी फ़ंकी हैं अपने घर में या आफ्टर मतलब ऑफ़िस लाइफ़ जो है आपकी, जितने भी आप उसमें वाइब्रेंट हैं, फ़ंकी हैं, इन चीज़ों का आपको शौक है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट लाइफ़, तो उसका एक ख़ास नॉर्म्स हैं और वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पसंद की जाती। तो हमेशा ड्रेस अप वेरी प्रोफेशनली, नाइसली, क्लोज शूज़, ड्रेस शर्ट, ड्रेस पैंट हो आपकी। आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज़ शुड बी प्लेस्ड इन अ ट्रांसपेरेंट फाइल नाइसली। आपने अच्छा वो किया हो, यू शुड नॉट बी स्टिंकिंग, स्मेल ना आ रही हो, ठीक है? अच्छे आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में जाएँ, जाके सबसे सलाम करें, नो नीड टू शेक हैंड्स, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो शेक हैंड को, स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा लोगों में ये चीज़ वो आ गई है कि वो अवॉइड करते हैं, तो डोंट शेक हैंड। बहुत से सीनियर्स लोग उधर बैठे हुए होते हैं, एट टाइम्स कंपनी का जो टॉप पर्सन है, सीईओ है, वो भी बैठा हो सकता है। तो ये इट्स नॉट प्रोफेशनल टू शेक हैंड वंस यू एंटर द रूम। आप लाउड सलाम करें और जाके अपनी जो आपका इंटरव्यू चेयर है उसके ऊपर बैठें। लफ्ज़ी तरीके से ना बैठें, क्लमज़ी नज़र ना आएँ, पीछे टेक लगा के ना बैठें, पॉकेट्स में हाथ ना डालें। आप बहुत अपने आपकी बहुत एक जो है स्टिफ़ तरीके से आपने बैठना है, और जो है आपकी सिटिंग का भी स्टाइल, आपकी बात का भी स्टाइल, यू शुड बी आई कांटेक्ट होना चाहिए। यू शुड नॉट बी लुकिंग एट द रूफ व्हाइल टॉकिंग टू समवन, यू शुड नॉट बी लुकिंग एट द बैक वॉल व्हाइल गिविंग इंटरव्यू। आपसे इंटरव्यूअर ने जो क्वेश्चन किया है, आप पहले वो सुनें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, एंड नाउ देयर आर व्हेन आई से दैट इट्स नॉट अबाउट द फ्रेश ग्रेड्स ओनली, इट इज़ ओवरऑल ये चीज़ है कि बहुत गलती कर जाते हैं कि अभी इंटरव्यूअर का क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होता, वो एज्यूम करके जवाब देना शुरू कर देते हैं। इससे आपकी इम्पेशेंट होना नज़र आता है कि यू आर नॉट पेशेंट और यू आर नॉट एन एक्टिव लिसनर। आप बीच में जंप करके इम्पेशेंटली बोल पड़े हैं, तो वो बुरा लगता है। तो आप गौर से बात को सुनें, सवाल को समझें। अगर आपको नहीं समझ आया, क्लैरिटी ले लें, दोबारा पूछ लें कि डिड यू मीन दिस, और अगर मतलब इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज़ रिपीट योर क्वेश्चन। उसके बाद तसल्ली से उसका जो ट्रू फैक्चुअल जवाब है
वो दें। उसमें अगर किसी को क्रेडिट और देने की ज़रूरत है वो दें, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आप अकेले कुछ भी नहीं हैं, एक टीम वर्क होती है हमेशा। फिर वही आई कांटेक्ट का, जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत गलती हो जाती है लोगों से। फिर अपनी सैलरी झूठ ना बताएं, क्योंकि देखिए लास्ट मोमेंट पे आपसे अगर आप हायर हो गए हैं, आप पिछली कंपनी में ले मे बी 80,000 रहे थे और अब आपने उधर जाके कहा मैं तो 120 ले रहा था, मेरी डिमांड जो है वो 180 है। ठीक है, हो सकता है वो जो इदारा जहाँ आपने अप्लाई किया है उनकी ब्रैकेट हो ही है 180, वो आपको इजीली दे भी सकते हो, वो दे भी देंगे। लेकिन अगर आप झूठ बोल के कर रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे आपसे एचआर पे स्लिप मांग लेता है, आपसे वो बैंक ट्रांजैक्शन मांग लेता है कि जिसमें आपकी सैलरी डिपॉजिट होती है, आप क्या उस वक्त दिखाएंगे? यू लॉस्ट योर क्रेडिबिलिटी। लास्ट मोमेंट पे आके यू लॉस्ट द मैच जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन लाई। जो सच है आप बताएं, मेरी इतनी सैलरी थी, मैं इतना अरसा करता रहा हूँ, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्यों मैं डबल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? उसकी ये रीजंस हैं। और जो है मैं पिछली सैलरी मेरी इतनी थी। दूसरी चीज़ एक जो गलती करते हैं, आपने ऑल्दो योर क्वेश्चन वॉज कि ड्रेसअप के होके कैसे आएँ, लेकिन मैं वो आई हैव स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग के इंटरव्यू के क्या वो होते हैं, रूल्स हैं, क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं। एक जो गलती है ना वो ये करते हैं कि अपनी पास्ट जो एम्प्लॉयर है उसकी प्लीज़ बुराई ना करें। ठीक है, बेशक वो जितना भी बुरा है, ये आपका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि जो बैठा आपको सिलेक्ट कर रहा है वो सोचेगा कि इसको कल को हमसे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये हमारे बारे में भी जाके बैड माउथिंग करेगा बाहर। तो इट गोज़, और ये हम इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम के तौर पे देखते हैं। अगर कोई इस तरह से कहेगा ना कि जी मेरे पिछले इदारे में ये था, मेरे सीईओ को बड़ा मसला था, या मेरे लाइन मैनेजर जो है वो इस तरह से करता था, तो मैंने तो नहीं, मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ और मैं तो गलत बात नहीं बर्दाश्त करता, तो इसलिए मैंने छोड़ दी वो जॉब। वो आपके लिए एक नेगेटिव जा रहा है। आप बोल सच रहे हैं लेकिन वो नेगेटिव जा रहा है, क्योंकि गुड एंड बैड एग्जिस्ट एवरीवेयर ना। आपके घर में होते हुए सारे घर के लोगों से नहीं बनती है, टाइम्स आपको इख्तलाफ आता है, तो आप घर तो मतलब चलो नहीं छोड़ सकते, नौकरी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप बाहर जाके जगह जगह बात तो नहीं करते ना। फिर वो जिसने आपको रखना होता है वो इनसिक्योर हो जाता है कि अच्छा ये अगर उसकी बात करे हमारी भी बात करेगा। फिर एट टाइम्स लोग जो हैं बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को वो कर रहे होते हैं, बोस्ट कर रहे होते हैं, हमने वहाँ जाके वाला फ्रॉड पकड़ा, हमने ये किया, कंपनी जो है वो थोड़ी सी वो हो गई, लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए और फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। तो इट मीन्स कि आपने वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज किया ना। ठीक है, अगर आपने वो वाकई ही फ्रॉड था तो आपको जो टॉप मैन है उसकी तो बैकिंग फिर मिलती, आपको बैकिंग नहीं मिली एंड इवेंचुअली इफ़ यू हैव टू लीव, तो आपको छोड़ना पड़ा। हो सकता है इस तरह की सिचुएशन ना हो, इशू ना हो, बट द पॉइंट इज़ कि आप इस तरह की कोई कंट्रोवर्शियल बात ही ना करें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। अच्छा, लड़कियाँ किस तरह की ड्रेसिंग करें? लड़कों को तो आपने बता दिया। लड़कियां भी प्रोफेशनल देखें, इस्लामिक वो है, सोसाइटी है हमारी, इस्लामिक कंट्री है। ठीक है, सब की ड्रेसिंग की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, बट अगेन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सब देखने वाले जितने भी हजरात हैं कि जब व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट लाइफ, व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनलिज्म, तो आपकी अटायर से भी वो प्रोफेशनलिज्म नज़र आना चाहिए। आप कोई सी थ्रू कपड़े ना पहने, आप इस तरह के कोई वेस्टर्न टाइट कपड़े ना पहने, कोई रिवीलिंग आपका ड्रेस नहीं होना चाहिए जिससे बैठे हुए इंटरव्यू पैनल में लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं। तो आपका बहुत डिसेंट होना चाहिए। इवन इफ़ यू मतलब अगर आपको नहीं भी पसंद शलवार कमीज़ पहनना, या इवन इफ़ यू डू नॉट टेक दुपट्टा, मतलब अब तो ये भी ट्रेंड है कि सर पे दुपट्टा क्या वैसी दुपट्टा लोग कैरी नहीं करते, तो अगर आप नहीं करें तो ठीक है, नो इशू, लेकिन आपकी ड्रेसिंग ऐसी हो कि आप डिसेंट लगें। बस ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ दैट यू शुड लुक डिसेंट। आपकी वो जो एक खातून की एलिगेंस है ना, वो एलिगेंस आपके उसमें बरकरार रहनी चाहिए। आप आते हैं जस्ट द वे यू सिट, वो बड़ा आपका डिसेंट किस्म का पोस्चर होना चाहिए। और कोई भी चीज़ आपकी, जिस तरह लड़कों का मैंने बताया कि उनका भी सिटिंग पोस्चर जो है उससे वो क्लमजी ना लगें, लेथार्जिक ना, लाउजी किस्म की उनका वो नहीं होना चाहिए, जैसे टेक लगा के बैठ गए हैं या लटक के एक साइड पे बैठे हुए हैं या पॉकेट्स में हाथ। तो सेम गोज़ फॉर फीमेल्स ऑल्सो कि जब वो बैठें तो बड़ा उनको अपना ध्यान पता हो कि उन्होंने किस तरह बैठना है, इरेक्टेड फॉर्म में बैठें वो, और अप स्ट्रेट स्टाइल में हों, और जो है अपनी अच्छी उनकी नाइस ड्रेसिंग हो। परफ्यूम बहुत ज़्यादा भी ना हो कि कमरे में आती अगर किसी को एलर्जी है तो वो छींकना शुरू कर दे,
तो इस तरह की चीज़ें नहीं, अपना मेकअप हर चीज़ आपकी नॉर्मल हो, बिल्कुल ही फेस आपका इस तरह से भी ना हो कि बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि घर से उठ के आ गए हैं। हमने ऐसी भी ख़वातीन देखी हैं जो इस तरह से तैयार होके, मतलब तैयार उसको कहना ही नहीं चाहिए, वो तो ऐसे लगता है कि घर में काम करते-करते वो उठ के आ गई हैं। तो इस तरह नहीं, आपकी नाइसली जैसे भी आपकी ड्रेसिंग है, जो भी आपके घर में अवेलेबल कपड़े हैं, हम सबके वार्डरोब्स में कुछ फॉर्मल होते हैं, चाहे नो मैटर फ्रॉम विच क्लास वी बिलोंग, हम सबकी वार्डरोब्स में कैटेगरी होती है कि ये हमारे अच्छे फैंसी कपड़े हैं, ये हमारे दूसरे। तो शादियों वाले कपड़े ना पहने, सीक्वेंसेस वाले मोती वाले कपड़े ना पहने, नॉर्मल अपना जो भी लॉन का, ये सर्दियाँ तो खद्दर का, अच्छे सॉलिड कलर्स में पहन के जाएं, कोशिश करें। और अच्छे कलर्स में कॉन्फिडेंट, आई कांटेक्ट इज़ मस्ट। बहुत ज़्यादा हाथों में कोई चूड़ियाँ शूड़ियाँ ना हो कि आप बात कर रहे हैं तो वो भी साथ साथ उसकी भी साउंड आ रही है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वाइल यू आर गिविंग इंटरव्यू, तो एक चीज़ को जहन में रखें कि अपना फ़ोन हमेशा साइलेंट पे कर लें। साइलेंट पे फ़ोन करके उल्टा रख के सामने रख दें आप अपना फ़ोन, ताकि आपको मैसेजेस और चीज़ें आपके कोई आंसर्स देने में डिस्ट्रैक्ट ना करें। तो ये वो बेसिक एथिक्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, एंड दे लीव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन द रिक्रूटर ऑल्सो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एट टाइम्स देखें, जब रिक्रूटमेंट हो रही होती है स्पेशली पब्लिक सेक्टर में, तो टाइम बहुत लग जाता है, वेटिंग टाइम। जब वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो एट टाइम्स आपको अगर उन्होंने वक्त दिया है 2 बजे का, तो 4 भी बज जाते हैं। इम्पेशेंट मत हों। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डेलिबरेटली ये करती हैं आपका पेशेंस लेवल गेज करने के लिए कि हाउ पेशेंट दिस पर्सन इज़। उसमें हमने ऐसे भी देखे जो बदतमीज़ी करना शुरू हो जाते हैं, जो लड़ना शुरू हो जाते हैं। जो भी कोऑर्डिनेट इंटरव्यू को कर रहा होता है उसको कहते हैं, आपने तो ये टाइम दिया था, ये कोई तरीका है इस इदारे का? इतनी देर हो गई है, हम कोई फ़ारिग बैठे हुए हैं, हमें क्या कोई काम नहीं है? वी डू अंडरस्टैंड आपको काम है। एट टाइम्स कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको एज अ टैक्टिक यूज़ करती हैं, एंड दे डू नॉट बॉदर टू स्क्वीज दैट टाइम, और वो जल्दी इसलिए नहीं बुलाती कि ये वाली साइड भी हमें पहले से ही पता चल जाए उसकी, एम्प्लॉई की, तो कैंडिडेट की। तो इसलिए अगर आप इंटरव्यू पे गए हैं, उस दिन हाफ डे ले लें। अपनी जॉब अगर कहीं कर रहे हैं, या उस दिन अपने माइंड में रखें कि आपको 4-5 आवर्स लग जाएंगे। जल्दी अगर आप हो गए, फारिग हो गए, तो वेल एंड गुड, नथिंग लाइक दैट। और अगर आपको टाइम भी लग गया तो नो इश्यूज, आप उतनी देर में अपने अपने जो आपके प्रोफेशन उससे रेलेवेंट चीज़ों को सर्च कर लें। बजाय इधर उधर चैट करने के, बात करने के, आप उतनी देर उसके बारे में कुछ पढ़ लें, ताकि आप अपडेटेड अपनी एक वो दें, नॉलेज दें, और इंटरव्यू एक अच्छा दे सकें और कॉन्फिडेंस से दे सकें। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो ज़हन में रखने की ज़रूरत होती हैं। मैम, आप वुमेन राइट्स पे बहुत बात करती हैं। अभी रिसेंटली हमारे सोशल मीडिया पे भी न्यूज़ आपने देखी होगी कि बैरून मुल्क की 2 खातून हैं और उनके साथ जिस तरह हुआ, उस पे कुछ बात करना चाहें आप? जी, रिसेंटली एक तो वो न्यूज़ भी आई थी जिसमें वो फ्रेंच, एक वो जो हैं फ्रेंच नेशनल हैं, जिनको फाटा से शायद बरामद किया गया है, और उनकी बहुत आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उनकी बिफ़ोर की पिक्चर और अब की पिक्चर आ रही है। शी हैज़ 5 किड्स आई गेस। उनका बहुत ज़्यादा आजकल सुनने में आ रहा है। देखिए आतिका, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड इट गिव्स अ वेरी बैड इमेज इंटरनेशनली फॉर पाकिस्तान, कि ये हमारे लिए बड़ा एक गलत है कि हमारा इस तरह का इमेज जा रहा है, हमारे मर्दों का बहुत गलत इमेज जा रहा है। और इस पे मुझे लगता है कि हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है, कि ये जो एक कंट्रोलिंग साइकी बन चुकी है ना, मर्द की भी या लोगों की भी, कि आपने एक बंदे को, आपने ये तो बिल्कुल इस तरह है कि आपने एक आज़ाद उसको जो है पकड़ के कैद की, और कैद भी किस तरीके से किया कि वो 12-13 साल किसी से बाहर जाके ना वो मिल सकी, ना उसके बच्चों ने स्कूल की शक्ल देखी। और ये कोई एक केस है जो बाहर आया है, इस तरह के पता नहीं कितने केसेस हैं हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। तो दिस इज़ वेरी unfortunate, this is against human rights, this is against our Islam। हमारा दीन भी इस चीज़ को बैक नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। औरत की एक अपनी से है, औरत का एक अपना मकाम है, औरत एक बहुत इज़्ज़त की चीज़ है हमारे दीन में। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहले इस कायनात की हस्ती हैं, और जिन्होंने पहली और मेरा ख़्याल है आखिर, मतलब ज़ाहिर है आखिरी हस्ती हैं जिन्होंने औरत को इतनी इज़्ज़त दी कि जब बच्चियों को ज़िंदा तगोर कर दिया जाता था तो ही वॉज द पर्सन हु स्टूड अप एंड सेड कि नहीं, ये बच्ची बोझ नहीं है, ये लड़की बोझ नहीं है। जिस तरह अरब में और आज भी वेस्ट में मैं देखती हूँ, आप भी देखते हैं कि औरत को एक
पीस ऑफ शो ऑफ बना दिया गया है। किसी भी एड में उसकी नहीं भी ज़रूरत उसको ले आए हैं। कोई भी चीज़ है उसमें आप औरत एक सिंबल ऑफ एंटरटेनमेंट बन चुकी है। तो ये चीज़ हमारा दीन भी बड़ा स्ट्रांगली नेगेट करता है। हमारी जो पर्सनल फ्रीडम है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारी राय है, इस चीज़ को आपका दीन बहुत प्रमोट करता है, आपका लॉ बहुत प्रमोट करता है, आपकी सोसाइटी प्रमोट करती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक मतलब कुछ मर्द ऐसे हैं जिनकी बहुत कंट्रोलिंग साइकी है और वो शायद अभी भी औरत को एक कमोडिटी समझते हैं। औरत को अभी भी वो अपनी एक शायद जायदाद समझते हैं, एक घर की चीज़ समझते हैं। जिस तरह घर में आपने एक चीज़ को एक जगह पे रख दिया विदाउट कीपिंग इन माइंड द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ दैट पर्सन, या वो एक ऑब्जेक्ट के तो कोई होते ही नहीं है ना इमोशंस, तो जिस तरह उसको प्लेस कर दिया, तो उसी तरह मर्द शायद कुछ मर्द इस तरह के हैं जो औरत को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। तो गलत चीज़ है, इस पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। और जिसने भी ये हरकत की, मैं कहती हूँ उस औरत की तो शक्ल सामने आ गई है, जिस बंदे ने ये हरकत की उसकी शक्ल हमने नहीं देखी। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही ये है कि हम विक्टिम का चेहरा तो दिखा देते हैं, हम कल्प्रिट की आइडेंटिटी पता नहीं क्यों छुपाते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आती। जिसने गलती की है, ज़ैनब वाला जो केस हुआ था, फिर अभी जिस बच्ची का हुआ, एसिड वाला हुआ, जिस बच्ची का मुंतहा का केस हुआ, उसकी विक्टिम को इन्होंने, उसके जो कल्प्रिट है उसको मार तो दिया है, लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि डीएनए ही मैच नहीं किया, इन्होंने तेज़ी में किसी और को मार दिया। लेकिन जो चीज़ भी है, फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए, उस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू सुने और उसकी भी खबर सामने लाएं ना, उसकी शक्ल दिखाएं सबको, और पब्लिकली ऐसे लोगों को पनिश करना चाहिए जो ये इस तरह से करते हैं, कोई भी क्राइम करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ क्राइम, लाइक मतलब बिल्कुल ही आपने अपनी अगर उसको वो कर दिया है, हब्से बेजा में रखा हुआ है, उसके एक इंसान की इजाज़त के बगैर आपने उसको कैद कर दिया है, तो ये इट इज़ एन इक्वल हॉरिबल सिन लाइक मर्डरिंग समवन। उसको तो मार के आपने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, वो जिस तरह का एक बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म है, उसी तरह किसी इंसान को उसकी विल के बगैर कहीं पे कैद कर देना, किसी और उसको कल्चर से आप उठा के लाए हैं और अपने कल्चर में धोखा दे के आपने उसको कैद कर दिया है, तो ये भी इक्वली बड़ा क्राइम है। और इस पे बात करने की, ऐसे कल्प्रिट्स को एक्सपोज करने की, इसके ऊपर लॉ बनाने की और लॉ को इन्फोर्स करने की बहुत ज़रूरत है कि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की हरकत ना करे, नेक्स्ट टाइम कोई इंटरनेशनली हमारे मुल्क को बदनाम ना करे।